जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारे साथ आज का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का मॉडल पेपर है और आज हम कराने वाले हैं रीजनिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, उस सभी पीवाईक्यू में आप चाहे जीके जीएस हो, ठीक है, चाहे जीके जीएस हो, चाहे वो फिर आपका हिंदी हो, या फिर आप बात करते हैं कि हाँ कला वर्ग का, ठीक है, और साइंस वर्ग का, इन सभी का जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी चीज़ों से देख सकते हैं। पीवाईक्यू बिल्कुल क्लियर कराई जा रही है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। ध्यान से देखिएगा, जो सर्कल है वो क्या करता है, सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल फोकस रहिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पहले क्वेश्चन में जो लास्ट चीज़ वो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि गर्मी में तो उग जाएं, ठीक है, लेकिन क्या है, कठोर मृदा में नहीं उगनी चाहिए। यानी ऐसी कोई फसल बताइए जो गर्मियों में उगे। गर्मियों में उगने का मतलब है कि वो आयत में तो दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना, आयत में दिखाई पड़ जाए, लेकिन क्या हो, कठोर मिट्टी। अब कठोर मिट्टी के लिए कौन सा है, वर्ग में दिखाई ना पड़े। देखना है ना, कठोर मिट्टी में यानी वर्ग में दिखाई ना पड़े, तो हमें ऐसे पे फोकस करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आयत में कौन कौन से दिख रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि आपका जो त्रिभुज है वो जड़ों को दिखा रहा है। जो त्रिभुज है वो जड़ों को दिखाता है। तो जड़ वाली सब्जी पूछा है, देखिए ध्यान से, जड़ वाली सब्जी। अब ध्यान से देखिएगा, जड़ वाली सब्जी पूछा है, यहाँ से आप ट्रायंगल पकड़ लेंगे, ठीक है, और ये ट्रायंगल में भी होना चाहिए, वो जो अक्षर है आपका वो आयत में भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ट्रायंगल और आयत में कौन कौन है। ट्रायंगल में देखिए आपका डी भी है, एक तरीके से आप देखेंगे डी भी है, ई भी है, एक डी हो गया, ये ई हो गया और ये के हो गया। ये तीनों जो है नंबर ऐसे हैं जो आयत में भी हैं और आपके ट्रायंगल में भी हैं। अब हमें ध्यान देना है कि वो क्या हो, कि जो गर्मी में उगती हो लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हो। तो कठोर मृदा के लिए कौन सी हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान देने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक एक लाइन पकड़िएगा। पहले हमें क्या चाहिए, जड़ वाली सब्जी चाहिए, ठीक है ना, मतलब हमें सब्जी भी चाहिए और उसमें जड़ भी होना चाहिए। तो सब्जी कौन होगा, जो वृत्त में दिखाए, ठीक है। जड़ कौन होगा, जो त्रिभुज में भी दिखा दे, देखो ये, ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गया। अब ऐसा कौन है जो वृत्त में है और त्रिभुज में, दोनों में है। तो वृत्त और त्रिभुज में यहाँ देखेंगे तो आपको डी दिखाई पड़ रहा है, डी, तो आपको ये डी दिखाई पड़ गया। अब इसके साथ हम और भी चीज़ें उसमें देख लें जो गर्मी में उगती हो। अब गर्मी में उगने का मतलब आप यहाँ अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो आयत में भी होना चाहिए। तो क्या डी आयत में है, हाँ भैया डी आयत में है, लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। तो कठोर मृदा किसका है, वर्ग में। तो डी को कहाँ होना चाहिए, डी को वर्ग में नहीं होना चाहिए। तो डी देखो वर्ग में नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही जो है सही हो जाएगा। और मैं इसको बनाकर भी लाया था ताकि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सब्जी है, सब्जी आपका जो है वृत्त है, गर्मी में आयत के लिए है, कठोर मृदा वर्ग के लिए है, जड़ जो है आपका त्रिभुज के लिए। अब वो पूछा क्या है, एक तो आपका जड़ होना चाहिए, फिर पूछा उसने सब्जी होना चाहिए, और क्या पूछा है, जो गर्मी में भी उगे, ये सब होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में नहीं होना चाहिए, कठोर मृदा में नहीं होना चाहिए। तो उसमें कुल मिला करके जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक आकर बैठ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना, जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इन दोनों के बीच में, ये जो पहला और दूसरा टर्म है ना, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे जो है साझेदारी दिखानी पड़ेगी, और उसी साझेदारी के हिसाब से हमें तीसरे और चौथे के बीच में बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा ये चौथा जो ऑप्शन है वो एकदम क्लियर हो जाए कि कौन सा इसमें बनेगा। अब आप क्या करेंगे, मैं बना के लाया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ब्लॉक है, ये ब्लॉक के साथ क्या होगा, अगर हम बी में +1 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सी पे चलेंगे, एल में फिर -1 करेंगे, ओ में फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे और फिर +1 करेंगे। 2 तरीके से यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे हमने एम को पकड़ा। अब एम को पकड़ने का मतलब क्या होगा, देखो
कि हमें या तो फिर +1 करके हम यहाँ L पे पहुँच जाएं, ये L है, +1 करके हम L पे पहुँच जाते, लेकिन अब हम -1 करेंगे तभी हम यहाँ पहुँचेंगे। देखिएगा, यहाँ हम अगर हम -1 करेंगे तो हम L के पास पहुँचेंगे, लेकिन इस वाले में क्या था, इस वाले में +1 था। तो अगर यहाँ पे +1 से शुरुआत हुई और अगर यहाँ -1 से शुरुआत होती है तो अगला टर्म कौन होगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अगर माइनस से शुरुआत करते हैं तो आप प्लस की तरफ जाएंगे, और अगर आप प्लस से शुरुआत होकर के माइनस की तरफ तो माइनस प्लस माइनस ये करेंगे। इस तरीके से हम इसमें कंफर्म करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी। कैसे, देखिए m में हम क्या करेंगे, एक तो हमने कर दिया आपका -1, तो हम L के पास आ गए। अगर हम A में +1 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, B के पास चले जाएंगे। अगर हम R में फिर -1 करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, Q के पास आ जाएंगे। अगर हम G में +1 करेंगे तो H पे पहुँचेंगे। I में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो हम H पे पहुँच जाएंगे। और अगर हम N में +1 करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, +1 करने पर O पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन कौन सा सही हो जाएगा, OHHQBL, यहाँ पे देखना पड़ेगा OHHQBL कौन से ऑप्शन में आता है। तो वो ऑप्शन कौन सा है आपका, वो ऑप्शन है आपका OHHQBL है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न ये है, अब आपको हम लिख करके अलग से बता दे रहे हैं। पूरा प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न जो है वो पूरा का पूरा आपका ये बॉक्स में हम करके आपको दिखा देते हैं और कैसे होगा ये समझिएगा। आइए, ये रहा आपका प्रश्न, 13, 26, 39, 30, 42 ... और 17, 16, 15। अब आप ध्यान से अगर इसमें देखें तो आप देखेंगे कि 13 और हम 17 को अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 16 और 26 को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 39 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 54, यानी कि 54, ठीक है ना। तो 54 हो जाएगा और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 54। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 54 कहाँ पर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी में। आप साथ ही साथ इसको लगाते हुए चलेंगे तो और बेहतर रहेगा। वीडियो रोक दीजिए, चलाइए, कलम, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए बाबू भैया और लगाते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, भले ही चीज़ें आपको आती रहें। रीजनिंग की क्या खासियत है मैं आपको बता दूं। रीजनिंग जो है, क्वेश्चन आपको सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन है तो 50 में 45 क्वेश्चन सभी कर ले जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, 5 क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होती जो तुम सोच रहे हो कि 5 क्वेश्चन, नहीं, 45, 46 सबका जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइम टेकन कौन कितना लेता है और कौन कितना नहीं लेता है, ये टाइम का खेला है, ठीक है। अब वही 45 क्वेश्चन कोई 30 मिनट में करेगा और वही 45 क्वेश्चन कोई 60 मिनट में करेगा, 1 घंटे में। तो आपका 30 मिनट 15 मिनट जो वो टाइम बचाता है वो रीजनिंग बचाएगी। बाकी आता सबको है रीजनिंग, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठिए और आराम से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने कितना फोल्ड किया है। एक तो देखो, इन्होंने ये प्रॉपर एक फोल्ड मारा है यहाँ पे और दूसरा फोल्ड मार दिया यहाँ पे। तो वो फाइनल जो है वो मैं क्लियर बताता हूँ। दूसरा फोल्ड देखो यहाँ मार दिया, ठीक है। तो फाइनल उनको ये डायग्राम मिला है, ये तीसरा वाला, ठीक है, जिसमें वो ऐसे करके ऐसे बना दिए हैं, ठीक है। मैं इसको लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए, ये रहा उनका पहला फोल्ड और उस तरीके से जैसे ये आखिरी वाला था तो ये उनका ये फोल्ड था। अब जब इसको आप खोलेंगे नीचे की तरफ, जब आप नीचे की तरफ खोलेंगे तो यही फिगर क्या होगा, यही फिगर क्या हो जाएगा, फिर वो ऐसे आकर के बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए, दूसरे फोल्ड में आपका ये इस तरीके से बन के चला आया। अब क्या करेंगे, अब आप इस पूरे पेज को इस साइड में खोलेंगे। तो जब इस साइड में खोलेंगे तो जो यहाँ बना होगा वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ बना होगा वो कहाँ आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल फिगर। ये समझ में आ गया, फाइनल फिगर आपका इस तरीके से इसमें बन जाएगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक और सी में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो मार्क नहीं बनाया हुआ, बुलेट पॉइंट नहीं बना हुआ, जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन हमेशा कहीं ना कहीं गलत ही हो जाता है कभी कभी। अब वो सामने रहता है, लोग लप से उसे तो कूद पड़ते हैं, तो वो कूदने वाला काम आप मत कीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि एक तो आपका ये ट्रायंगल बना, देखिए भरा हुआ ब्लैक पॉइंट और एक रेखा ये बन गई, ठीक है। दूसरी बार क्या किया इन्होंने, इस ट्रायंगल को इस साइड किया। अच्छा, पहले एक एक करके मैं इस चीज़ को एकदम ट्रायंगल पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है, फिर ये ब्लैक पॉइंट यहाँ बन गया, ये यहाँ पे आके बन गया। अब तीसरी बार वो यहाँ आके बनेगा तो यहाँ बन गया। चौथी बार वो क्या करेगा, इधर आके बन जाएगा। मतलब कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा फाइनली वो कहाँ बनेगा, वो इस साइड आके बनेगा, नीचे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा है जो एकदम नीचे आके ट्रायंगल बना रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि वहाँ पर ये वाला ऑप्शन, एक तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक लाइन है, फिर एक लाइन ऐसे हो गई, फिर तीसरे खाने में चली आई, यहाँ पर ये बन गई। अब जो चौथी यहाँ बनेगी वो 4 लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, 4 लाइन बनेगी। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये लाइन यहाँ पर इसी डायरेक्शन में 4 लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 मित्र PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा है और P पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि PQRST जो है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अब अभी रुक जाइए, आप ऐसे एक लाइन खींचे। अब आपको सेट करना है, तो अभी अगली लाइन पढ़िए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। Q मध्य स्थान में बैठा हुआ, चलिए अगर Q मध्य स्थान में बैठा हुआ तो मान लो मैंने Q को इधर बैठा दिया है, Q यहाँ पर आ गया, ठीक है। P पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ है। अब P पश्चिम सिरे पर बैठा हुआ है, अगर ये मध्य स्थान पर है तो मान लीजिए आप तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ समझ रहे हैं ना, तो मान लीजिए ये वाला आपका वेस्ट हो जाएगा, ये वाला वेस्ट हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं कहोगे W कहाँ आ गया, ठीक है ना, ये वाला एरिया वेस्ट कहलाएगा। अब कह रहा है कि P पश्चिमी सिरे पर बैठा हुआ, तो P यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अगला लाइन क्या कहता है कि T जो है, T और R Q के एक ही ओर बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, T और R, अब कह रहा है कि T और R, देखिए 2 टर्म आ गए ना। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 हैं। अब कह रहे हैं T और R जो है Q के एक ही साइड बैठे हुए हैं। अगर हम इस साइड बैठाएंगे तो इस साइड तो जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इधर 2 बैठा देंगे तो ये Q क्या हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और पहले ही बोल चुका है Q कहाँ पर बैठा हुआ है, Q बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है। तो हमें सेट क्या करना पड़ेगा, T और R जो है हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। T और R यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, P और R। अब देखो, अगर हम देखें, अभी तुम्हारे मन में ये आ रहा था ना कि हम T और R यहाँ लिखें, या हम R और T ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते थे, Q के एक ही साइड पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर देखो ध्यान से कि अगर हम ये पहला वाला ले लें, मैं कलर चेंज करता हूँ तब आपको समझाता हूँ। अगर हम ये पहला वाला ले लें T और R वाला, तो क्या इसके बीच में 2 लोग बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर हम ये नीचे वाला ले लेंगे कि हम इस तरीके से सेट करें, T एकदम किनारे फिर R, तो हम देखेंगे कि R और P के बीच में एक आदमी यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से Q हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब वो वही पूछ रहा है Q और P, अगली लाइन देखिए, आखिरी लाइन, कौन बैठा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा P क्लियर हो गया, हमारा Q क्लियर हो गया, R हो गया, T हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है सिर्फ S। क्या बचा है, S। और मैं उसको लिख के लाया हूँ, ये मत समझिए कि अरे दिख नहीं रहा, लो देखो आराम से चीर फाड़ कर लो, देखो दिख गया। हाँ नहीं कहोगे दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो अब क्वेश्चन यही हो गया ना, P यहाँ हो गया, Q बिल्कुल बीचों बीच में हो गया, R और T देखो एक ही साइड में आ गए, R और P के बीच में 2 लोग आ गए, Q और S आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या कहा, Q और P के बीच में कौन बैठा है, तो S बैठा हुआ है। यही क्वेश्चन था, यही आपका क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़ है, ठीक है ना। यानी माइनस है तो उसका मतलब क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। भाग का अर्थ हो जाएगा गुणा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो पूछ रहा है कि अगर हम ये सिस्टम है, हाँ वो मुझे एक सवाल दे दिया, उसने कहा कि अब इसमें जो भी चिन्ह है उसको आप परिवर्तित कीजिए और आप उसको लगाइए। तो अब यहाँ ध्यान देखिएगा, सबसे पहले जिस चिन्ह से भाग हो रहा हो, जैसे प्लस का चिन्ह है
ठीक है ना, प्लस का चिन्ह अर्थात भाग है। तो अब आपको ये टर्म चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसा करने पे आ जाएगा। अब जैसे देखिए 240, ठीक है, अब गुणे का चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणे का अर्थ है घटाना, 240 माइनस 72, ये बराबर नहीं माइनस है, 72 हो गया। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और भाग यानी कि डिवाइड का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड का मतलब गुणा है, ठीक है, 8 गुणे 24, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब प्लस है, तो +6, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको अगले पेज में इसको लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। आइए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्लियर एकदम दिख रहा होगा, 240 गुणे 72 प्लस 8 भागे 24 माइनस 6 को मैंने चेंज किया, तो -72 प्लस भागे 8 गुणे 24 प्लस 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले वही नियम लगता है कि पहले भाग होगा, तो 8 9 72 हो जाएगा। अब भाग के बाद फिर गुणा वाला सिस्टम आता है, फिर हम इससे गुणा कर देंगे, गुणे के बाद 216 आता है, गुणे के बाद फिर हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, +6 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 200, ये आपका 240 देखिए यहाँ प्लस है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस साइन होता है, तो 240 और ये 6 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं। तो इसको करने का एक तरीका भी तो है, जिसको हम लोग कहते थे भागू जोघा हिंदी वाले समझ रहे होंगे, भागू जोघा, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। ये सारे टर्म तब किए जाते हैं जब कहीं भी ब्रैकेट का इस्तेमाल ना हो। जैसे मान लीजिए अगर ब्रैकेट आता है ना, जैसे ये वाले ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर मंझला ब्रैकेट होता है, फिर छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। इससे भी पहले एक ब्रैकेट आता है, उसको रेखा ब्रैकेट कहते हैं, इस तरीके से एक लाइन होती है, तो वो उसको हटाने का तरीका अलग होता है, इसको हटाने का तरीका ये तरीका होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट आ जाए तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट हटती है, फिर बड़ा ब्रैकेट हटता है, फिर मंझला ब्रैकेट हटता है, और फिर छोटा ब्रैकेट हटता है। समझ में आया, इस तरीके से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न होती हो, और बताइए कि दिए गए निर्देशों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ गया, कथन है आपके कि सभी नीले सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें कि जो भी कथन बोल दिया है उस कथन को मानना ही मानना है। समझ में आया। जैसे बोल दे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, ये पहला कथन है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे देश के राहुल गांधी प्रधानमंत्री। ये मत सोचना कि अरे अभी तो माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो कैसे हम राहुल गांधी मान लें। भैया जो कथन दिया है उसको समझ लो कि वो सर्वथा सत्य है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें निष्कर्ष पर खेलना रहेगा। इतना समझ में आ गया। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा कि सभी नीले सफ़ेद हैं। तो सभी नीले यानी कि जो छोटा ब्रैकेट बनेगा, एक गोला बनेगा, वो नीले का होगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया सफ़ेद वाला, तो हम क्या कहेंगे कि जो सभी नीले हैं, देखो नीला छोटा हो गया, सभी नीले क्या हो गए, सफ़ेद हो गए, यानी वो सफ़ेद के अंदर चले आएंगे, ठीक है ना। अब जब कुछ कहेगा तो पूरा सर्कल नहीं होगा, आधा सर्कल होगा। कुछ सफ़ेद क्या है, स्लेटी हैं, कुछ सफ़ेद क्या हो जाएंगे, स्लेटी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका स्लेटी, ठीक है। उसने नीले के बारे में कुछ जोड़ा ही नहीं है दूसरी लाइन में, आप ध्यान से देखो, सिर्फ सफ़ेद और स्लेटी के बारे में पूछा है, तो ये तीनों क्रम ऐसे बैठ गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी स्लेटी सफ़ेद हैं। ध्यान से देखना, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, क्या ये सही है? सभी स्लेटी क्या सफ़ेद हैं? नहीं, कुछ स्लेटी सफ़ेद है। देखो ये केवल इतने ही स्लेटी जो है वो सफ़ेद हैं, तो पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि सभी स्लेटी नीले हैं, तो क्या ये सही है? आप ध्यान से देखो, सभी स्लेटी, क्या सभी स्लेटी नीले हैं? नहीं, नीले और स्लेटी का तो कोई संपर्क ही नहीं बैठ रहा है, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने बना के रखा हुआ था, आप इसको देख सकते हो, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि देखो पहले तो ये लाइन बोली गई थी कि जो नीले हैं, सभी नीले वो सफ़ेद हो गए, तो इसके अंदर आ गए। फिर कहा कि कुछ स्लेटी जो है वो सफ़ेद हैं, तो ये हल्का सा पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का दोनों कथन जो है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे हो जाएंगे, हाँ इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक सही होगा और ना ही दूसरा सही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि भुवनेश्वर, यहाँ पर देखो सीधे राजधानी का खेल है। भुवनेश्वर की राजधानी, ठीक है ना, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, तो उड़ीसा की। तो आइजोल किसकी राजधानी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी निश्चित कुट भाषा में एरो को फूज FOOSE लिखा जाता है, तो वहीं जर्म को थॉर लिखा जाता है। उसी भाषा में मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं खुद ही इसको बना के लेके आया क्योंकि आपको दिक्कत ना हो समझाने में। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इस तरीके से इन्होंने सेट किया है। अब आपको ये चीज़ पकड़ना है मूवर कि एम को क्या लिखते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि +1 -2 -1 ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको एम को पकड़ना है कि इन्होंने एम को क्या लिखा है। तो इन्होंने एम को क्या लिखा है, आर लिखा हुआ। इधर इस साइड देख रहे हैं, एम को क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, तो मैंने आर लिख दिया। ओ को इन्होंने क्या लिखा है, एस लिखा हुआ, तो मैंने क्या किया, यहाँ एस लिख लिया। डब्लू को क्या लिखा हुआ, पहले वाले टर्म में डब्लू को देखेंगे तो ई लिखा हुआ, यहाँ ई लिख दिया। ई को क्या लिखा हुआ, दूसरे वाले टर्म में देखेंगे ई को क्या लिखा, एच लिखा, तो एच लिख दिया और आर को ओ लिख दिया। ठीक है। तो बस यहीं से ये बन जाएगा RSEHO। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर RSEHO, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है। 31, 90 दिया हुआ है और 43 का आपको दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 31 में अगर आप देखें, 31 में अगर आप 59 जोड़ेंगे तो कितना पहुँच जाएंगे आप, 90 पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से जब आप 43 में 59 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे 102 यानी 102 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा यानी क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसमें फंसते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर श्रेणी पूर्ण होने का मतलब भी कई कई तरीके से होता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितने टर्म है। यहाँ पर सबसे पहले आप यही कोशिश किया करिए कि यहाँ टर्म देख लीजिए कितने, तो टोटल कितने हैं देखिए। यहाँ पर हो जाएंगे आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 और यहाँ पर टोटल है आपके 18। ठीक है ना। 18 वर्ड्स इसमें जो है आपके आएंगे, स्पेलिंग जो है इसमें आएगी। तो अब आप उस वर्ड्स में देखिए कैसे कैसे भरें। तो हम क्या करेंगे कि हम 3-3 का गुट बांट देंगे। हम क्या करें, 3-3 का गुट बांट दें तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे सेट करते हैं आप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे C2 है, C2 के साथ अगर आप देखें, C2 के साथ C करेंगे तो C2C पहला वाला टर्म देखिए, C रख दीजिए। फिर X वाले टर्म में X2CC फिर 2 रखेंगे, फिर वो क्रम नहीं बन रहा है। आप देखो X2CC और फिर 2, ये वाला 2, एक 2 यहाँ रखा मैंने, एक C यहाँ रखा। ठीक है। हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक। ठीक है। अब आप देखो क्या वो बन रहा है, C2C X2C, C2C X2C और C2X एक चांस बन रहा था, बट अभी हम और देखते हैं। लाइए हम अपना डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जैसे हमने C रखा यहाँ पे, अब हम यहाँ X रख देते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलो हमने यहाँ X रख दिया, फिर X2CC और 2 की जगह हम क्या करें, 2 रख दिया। अब देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमने X रख दिया तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे, C2X X2C और फिर C2X। ये देखो एक क्रम बन रहा है। अब हम इसको तोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से उठाएंगे X2 और फिर D वाला ऑप्शन ही चूज़ कर रहे हैं हम। X2 उठाया, फिर हमने C रख दिया। चलो अब मैं पूरा बना ही देता हूँ, आपको बना के मैंने लाया हुआ था। चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप देखेंगे तो हम डी ऑप्शन पे हमें लगता है कि यहाँ पर सही बैठेगा X2C X2। अब देखो X2C X2। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ हम रखेंगे X2C और यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही है ना, X2C X2। तो यहाँ देखो अब 3-3 का फंडा तोड़ो, C2X X2C, फिर आएगा C2S, फिर X2C, फिर C2X और फिर X2C। देखा 3-3 के फंडे में टोटल हमने पहले वर्ड गिने। जैसे मान लो अगर 16 होते, ध्यान से सुनना, अगर 16 हैं तो हम क्या करेंगे, 4-4 के पार्ट में इसको तोड़ सकते थे, पर यहाँ हमको क्या मिले, 18 मिले। और जब हमें 18 मिले तो हम क्या करेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 3-3 के पार्ट में तोड़ लें। ठीक है ना। अगर छोटा होता तो हम फिर क्या करते, 6-6 के पार्ट में तोड़ते। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर
13 पे। भैया पेन और कॉपी लेके बैठिए, नहीं तो ये ना हो कि भैया हमको नहीं हमको नहीं बताए थे कि हम काहे पेन कॉपी लेके बैठे हैं, जब बताए नहीं तो बैठेंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आइए, निम्नलिखित 4 अक्षरों में से तीन किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। QRS, NMP, HIJ और DEF। अब आप यहाँ से सेट करना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला तो QRS, ये सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना PQRS, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे क्रम है उसी क्रम में है, ठीक है। NMP नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है MNP हो सकता था, ठीक है ना, MNOP ये हो जाता, ठीक है। DEF ये देखो एकदम बिल्कुल सेम है। HIJ ये भी सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अलग है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इंडिया इज माई कंट्री, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोग फंसते हैं पर आप समझ लो, ठीक है। क्या आता है, इंडिया इज माई कंट्री, तो इसको लिखते हैं 8573, सैम इज माई फ्रेंड 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। उस कोड भाषा में कंट्री का मतलब निकालना है, आप ध्यान से देखना, उस कोड भाषा में क्या करना है, कंट्री का अर्थ निकालना है। और ये रहा आपके सामने कि कैसे निकालते हैं, लिख के लाना पड़ता है बाबू तुम लोग के लिए। चलिए, इंडिया इज माई कंट्री के लिए आप क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, सैम इज माई फ्रेंड, माई कंट्री और टीम इंडिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन वर्ड कौन से निकल के आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहले और दूसरे वाले में माई कॉमन है, ठीक है ना, और तीसरे में भी देखो माई है। तो तीनों में ऐसा देखो, जो तीनों में ऐसा कौन सा है जो अंक कॉमन हो, तो आप देखोगे 3 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। तो माई को क्या मिल जाएगा, माई को मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो कि इज, देखो इन दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो शब्द है, मतलब कि अंक है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो आप देखो कि 8 जो है इन दोनों में कॉमन है, तो इज किसको मिल जाएगा, वो 8 को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपका बचता है कंट्री, कंट्री ही आपको निकालना है। अब देखो माई यहाँ भी था, तो माई यहाँ आ गया, तो कंट्री का यहाँ सिर्फ कंट्री एक कोड बचा, वो कौन सा बचा, 7, और यहाँ पर देखोगे तो 7 ही है, तो कंट्री का कोड क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपका 7, ठीक है ना। हो गया बाबू भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कराने ही कराने हैं, जितना बढ़िया करा लेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पर, कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। अब घुमाने की अनुमति नहीं है तो आपको उसी हिसाब से सेट करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको और मज़े से समझा सकूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप देखिए कि पहले देखिए कि ये चारों के चारों जैसे आयत बन गया ना, देखो ये मान लो वर्ग बन गया या आयत बन गया, देखो सब में है, सब में A और B D C D में चारों में यही आकृति है, ठीक है। अब देखो कि बीच वाली लाइन किस में बनी हुई है, तो बीच वाली लाइन देखो A में बनी हुई है, B में बनी हुई है, लेकिन C में देखो नहीं बना हो, तो C तो पहले ही कट गया, ठीक है, और D में बनी हुई, तो A B और D इन तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब देखो कि एक जो चौथा नंबर हम पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे आपका, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लें, ये वाली लाइन देखो, ये ऐसे लेटी हुई लाइन है ना, आड़ी टेढ़ी। अब देखो इसमें है, ए में है, नहीं है, ए में देखो यहाँ से उठी है लेकिन यहाँ तक है, ये इस कोने पर नहीं आई हुई, तो ए भी कट गया, ठीक है। बी में देखो ये वाली लाइन ऐसे ही इस कोने तक आ गई है, तो बी चांस है, ठीक है ना, लेकिन सी पहले ही कट गया, और डी में तो कोई लाइन यहाँ पर है ही नहीं, तो डी भी कट गया। तो यहाँ पर चांस कौन सा बना, वो चांस बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, दिए गए विकल्पों में से, चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए तो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। SKH, PMG, MOF और JQE। तो यहाँ पर इसको सही सटीक एकदम बैठाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबको एक साथ सेट करके ले चलना पड़ेगा। आप कैसे सेट करेंगे, देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा। अगर हम S को लें, S में अगर हम देखें तो अगर हम -3 कर दें तो हम P पे पहुँच जाएंगे, है ना। PQRS, जैसे S क्या हो जाता है, MNOP, ठीक है ना। P क्या होता है, P 16 नंबर पे होता है, और S किस नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम K में +2 कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, M में पहुँच जाएंगे, ठीक है। N का क्या होता है, 13 होता है, K का कितना होता है, K का 11 होता है, और H को हम क्या करें कि अगर हम -1 कर दें तो हम G पे आ जाएंगे। तो G का क्या होता है, G का देखो, G का 7 होता है और H का 8 होता है। अब समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही करके जो आपका पहला टर्म है,
जो आपका पहला वर्ड है, जैसे एस से पी पे आए -3 किया, पी से एम पे आएंगे -3 करेंगे, एम से जे पे जाएंगे तो -3 करेंगे, और जे से जब -3 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वो रहेगा, देखो जे रहता है 10 पर, तो हम जब यहाँ -3 करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 7 पर आ जाएंगे, और 7 का मतलब है जी। अब जी देखो किस में इसमें है, जी देखो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, तो पहली बात ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए कट गया, डन। अब आएगा के, ले लो, जैसे के में +2 करेंगे तो एम पे आएंगे, एम में +2 करेंगे ओ पे जाएंगे, ओ में +2 करेंगे तो क्यू पे जाएंगे, और क्यू में +2 करेंगे तो एस में जाएंगे, क्योंकि क्यू का क्या होता है 17 होता है, इसमें जब +2 करेंगे तो 19 पे आ जाएंगे, और जब हम 19 पे आ जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एस पे आ जाएंगे। तो जी के बाद एस आना चाहिए, जी के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। अब आप यहीं देख लो, एक तो जी के बाद टी है, एक जी के बाद एस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नंबर कहाँ से आ रहा है, तो बाबू जैसे ए से लेके जेड तक लिखते हैं ना, तो ए को हम पहला 1 बोलते हैं, बी को हम 2 बोलेंगे, सी को हम 3 बोलेंगे, ऐसे जेड को क्या बोलेंगे 26 बोलते हैं। उसी बेस पर ये नंबर हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, जैसे कि PRESTIG, PRESTINE। देखो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ना ताकि आप समझो, PRESCRIB, PREPAID और PREMIUM। ठीक है, अब सोच रहे हैं एक एक वर्ड कहाँ पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड ही पढ़ना ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना वो कह क्या रहे हैं, उस शब्द को उस क्रम को दर्शाता है जो उस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। ठीक है, अब देखो आप देखोगे कि PR सभी में है। ठीक है, तो ये एकदम फिक्स हो गया। अब आप अगले लाइन पे चलोगे, आप देखते हो कि ABCDEFGHI, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आप देखोगे कि ये जो आई है ये अभी तो नहीं सेट होगा, ये जो ऑप्शन नंबर, ये जो दूसरे नंबर पर आई है इसको तो भाई हम ले भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम ई देखेंगे, तो इन चारों में हम देख रहे हैं कि ई तो चारों में है, एक पहला तीसरा और पांचवें में देख रहे हैं कि ई सभी में है। अब उसके ई के बाद वाले वर्ड्स को देखेंगे, तो ई के बाद वाले वर्ड को देखेंगे तो हमें एम दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ एम दिखाई पड़ा पांचवें वाले में, और एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पर देखो पी दिखाई पड़ा, तो 5 के बाद क्या हम ले लेंगे, 5 के बाद 4 ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पहला और तीसरे में देखो एस दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों सेम हो गया। फिर हम एस के बाद देखेंगे, तो एस के बाद देखते हैं तो हमें सी दिखाई पड़ता है, तो हम कौन सा ले लेंगे, 3 ले लेंगे। और यहाँ पर एस के बाद क्या दिखाई पड़ता है, टी दिखाई पड़ता है, तो हम अब पहला नंबर लेंगे, उसके बाद फिर हम जाकर के ये दूसरा नंबर ले लेंगे। तो हमारे पास कौन से हो गए, 5 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, 19 23 32 48 और 73। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, और 18 शायद मैंने लिखा भी होगा समझाने के लिए। हे बाबू भैया सब्सक्राइब भी कर लिया करो बाबू भैया, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 ये तुम्हारे सामने रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ पर 19 में क्या जोड़ दें, +4। ठीक है भाई, +4 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 23 में क्या करें, +9 जोड़ दें, और 32 से यहाँ पर जाएंगे 48 में तो +16 कर देंगे, 48 से 73 में जाएंगे +36 करेंगे, 25 करेंगे, 25 हो गया। और 25 से 73 से किस में कितना जाएँ कि हम यहाँ पहुँच जाएँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और अगला क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लिखना था। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो 73 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 109 पर। समझ में आ गया, कहाँ पहुँच जाएंगे, 109 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, 109 जिस ऑप्शन में होगा वही हो सही हो जाएगा। इतना तो मानता है ना बाबू भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सवाल क्या हो जाएगा, 109 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कि x डॉलर, क्वेश्चन नंबर 19 है, y @ एंड और z और @। ध्यान से देखिएगा, अक्षरों प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे को दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। ठीक है ना, अब आप देखते हैं कि अब हमें दिखाना क्या है, ये डॉलर है, ये जो s लिखा हुआ है ना ये डॉलर है। ठीक है,
अब देखिए कि दो पासे हैं, दोनों पासे में देखिए दो चीज़ें सेम हैं, y और z। तो जब एक ही मुखड़ा दिखाई पड़े ना तो उसी मुखड़े के विपरीत वाला वो मुखड़ा हो जाता है। पहली चीज़ समझिएगा, जब दोनों मुखड़ा सेम हो, जैसे y z दोनों में सेम है, तो जो एक बचता है वो उसी का विपरीत कहला दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि डॉलर का प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा। तो डॉलर के विपरीत फिर कौन सा दिखाई जाएगा, वो दिखाया जाएगा आपका, ये आपका एंड दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि r प्लस एस का अर्थ है कि r s की पुत्री है। ध्यान से देखिएगा, r प्लस एस का अर्थ हो गया r s की पुत्री है, r माइनस एस का था r s का पति है, r गुणे s का अर्थ है कि r s का भाई है। और यदि अब पूछ क्या रहा है, देखो अब पूछ रहा है कि t गुणे v प्लस जेड का अर्थ बताइए। ठीक है ना। अब इसको समझो कैसे सॉल्व करना है, इसको दो टर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ रामबाण तरीका, और रामबाण तरीके में आप देखेंगे ये तरीका। देखिए क्वेश्चन यही था ना कि t गुणे v प्लस जेड को तोड़ना कैसे। तो पहले t गुणे v को तोड़ना पड़ेगा। t गुणे v का मतलब है कि हमें r गुणे s को समझना होगा। r गुणे s का मतलब है r s का भाई है, तो t गुणे v का मतलब हो जाएगा t v का भाई हो जाएगा। r प्लस s का मतलब होगा r s की पुत्री है, तो v प्लस जेड का मतलब हो जाएगा v जेड की पुत्री है। अब समझिएगा कैसे बनेगा। पहले हम अभी में इन्हीं दोनों को कनेक्ट करने गए। ठीक है, टी वी और जेड में, तो टी वी का भाई है। जब टी वी का भाई है तो क्वेश्चन के हिसाब से आप समझेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टी वी का भाई है, यानी टी पॉजिटिव हो गया, टी लड़का हो गया, लेकिन वी क्या है अभी कंफर्म नहीं है। समझ रहे हो ना, प्लस भी हो सकता है। यहाँ पर हम जब लड़का होता है तो उसको मेल को हम प्लस से दिखाते हैं और फीमेल को माइनस से दिखाते हैं, ताकि हमारी ये सहूलियत के लिए आसान बन जाए। ठीक है ना। चलिए अब हम टी के पास प्लस आ गया, अब वी क्या है अभी कंफर्म नहीं है। नीचे वाली लाइन में देखिएगा वी प्लस जेड, यानी वी जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री है। अब जेड यहाँ होगा और उसकी पुत्री क्या हो जाएगी वी, तो वी क्या हो गई माइनस हो गया। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका ऐसे तरीका। तो टी गुणे वी प्लस जेड का मतलब क्या निकल के आ गया, ये आपका पूरा ग्राफ बनेगा कि टी जो है वो लड़का है, वी लड़की है, और जेड क्या है, जेड पुत्री हो गई। समझ में आ गया। अब समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो जेड है, जेड उसका पुत्र कौन बनेगा, उसका पुत्र बनेगा टी बनेगा, और उसकी पुत्री कौन बनेगी, वी बनेगी। तो क्वेश्चन अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है, हाँ ए जेड आपका यहाँ था, वी आपका यहाँ, टी आपका यहाँ। टी लड़का है, वी लड़की है, और जेड जो है वो माता पिता में से कुछ भी हो सकते हैं। तो ये उसका पुत्र हो जाएगा और ये उसकी पुत्री हो जाएगी, और दोनों भाई बहन है। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन पूछा टी जेड का पिता है, टी जो है जेड का पिता है, गलत है। टी जेड का पुत्र है, टी जो है जेड का पुत्र है, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हाँ, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्न के अनुसार चित्रानुसार पी क्यू पर रखा गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जिन पे जो है चेंज होता है और जिन पर नहीं चेंज होता, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए वो दर्पण कैसे होंगे। जैसे एल है, एल का क्या करेंगे, एल को जब हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड में देखेंगे, तो हमें एल कैसे बनाना पड़ेगा, हमारा एल ऐसे बनेगा। ठीक है, ए हमारा ए टू सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सी जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। 2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है 1 वो ऐसे बनेगा। जी जो है हमारा थोड़ा ऐसे बनेगा। ठीक है, ए मैंने कहा ए बिल्कुल सेम बनेगा। 8 है तो वो भी सेम बनेगा, और एम है तो वो भी सेम बनेगा। अब यहाँ पर हमें देखना रहेगा कि हमारा कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बना दिया, एम बना दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर एल बनाया है, एल के बाद सी है, बी ऑप्शन देखिए सी 2 बना दिया, सही बना दिया है। लेकिन यहाँ पर जी और 1 में देखिए, यहाँ पर पहले 1 आएगा तब जी आया है, यहाँ पर जी और 1 पहले कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एम पहले ले आए हैं तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन ही बचा और वही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखते हैं 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। एफ कहाँ बैठा हुआ है, डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। बी एच और ए के बीच में बैठा हुआ है, और ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। जी एक सिरे पर बैठा हुआ है, एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़िएगा तब जाके कुछ समझ में आएगा, तभी हाथ लगाइएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे का मतलब वैसे हो जाएगा। अब फिर मत कहिएगा कि चलिए मैं इसको बनाता ही हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। चलिए मैं देखता हूँ और बताता हूँ आपको।
8 मित्र हैं, ध्यान से देखिएगा 8 मित्र हैं और कह रहे हैं कि सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एफ डी और जी, पहले तो 8 स्थान हो जाएंगे आपके। चलो अब कह रहे हैं कि एफ डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। चलो भाई मान लो हम एफ, हाँ ठीक है, बी एच और ए के बीच में बैठा हुआ है, ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जी एक सिरे पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि जी एक सिरे पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब मान लो जी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, एक सिरा हमने ये पकड़ा दिया। 8 लोग हैं जिसमें से जी हमारा कंफर्म हो गया। अब कह रहे हैं कि एफ जो है दूसरे लाइन पे देखोगे तो लिखा हुआ है कि एफ डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ तुरंत एफ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब फिर कहते हैं बी एच और ए के बीच बैठा हुआ है, अभी हमें कोई रिस्पॉन्स यहाँ नहीं मिल रहा है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जो है जी के बाईं ओर। अब जी के बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 और तीसरा स्थान पे ई आ जाएगा, ठीक है ना। अब अभी आप कहते हैं ना कि जी यहाँ भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ से इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इस लाइन से जो वो कहता है कि ई जी के बाईं ओर है, यानी जी एकदम राइट साइड बैठा होगा। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं एक जगह तो बैठाना ही पड़ेगा। ई जी के बाईं ओर हो गया, जी एक सिरे पर बैठा हुआ, बिल्कुल सही हो गया। एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब देखो सी के बाईं ओर अगर मान लो यहाँ कुछ ऐसा हो, एक लाइन आपको आएगा कि बी एच और ए, एच और ए के बीच बैठा हुआ है, ई जी के बाईं ओर तीसरा, जी एक सिरे पर बैठा हुआ है, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखो 4 ये हो गए, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि जो है अगर हम यहाँ अगला ले लें सी, तो ये 5वां हो जाएगा, और 6 7 और 8वां यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हमें सोचना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे वो आखिरी लाइन बोलता है ना कि एच जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि हम 5वें नंबर पर अगर हम सी को रखेंगे तभी हम जा करके उसके तीसरे स्थान पर एच को रख पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपका एक लाइन रहेगा जो कहता है कि बी जो है एच और ए के बीच में बैठा हुआ है, एच और ए के बीच में बैठा हुआ है बी, तो यहाँ पर हम ऐसे सेट कर देंगे। अब देखो बी आ गया ना, एच और ए के बीच में हमारा पूरा सेट हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ध्यान से देखना, ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा जो है इसको करके अपने कॉपी में एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय लेके कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो आपको 2 बनाने पड़ेंगे। देखो एक ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं मान लो ये पशु वाला हो गया, ठीक है, और ये बिल्ली वाला हो गया। तो जब कुछ बोल दे तो थोड़ा थोड़ा ही इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं, यानी कि एक बड़ा सा हम ऐसे वृत्त बनाएंगे और वो पूरे जो है ऐसे खा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पौधा। सभी के सभी पशु क्या हो जाएंगे, पौधे के अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, तो सभी बिल्लियाँ पौधे हैं, ये कैसे सेट करोगे आप। तो सभी बिल्लियां पौधे हैं, आप देखो क्या सही है, ये सभी बिल्लियां नहीं, कुछ बिल्लियां पौधे बन सकती हैं लेकिन सभी बिल्लियां पौधे नहीं बनेंगे। तो पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पौधे बिल्लियां हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि ये देखो ये वाली सर्किल है ना, ये सर्किल पूरा का पूरा बिल्ली को, आधा बिल्ली को क्रॉस कर रही है। जो बिल्ली की सर्किल है उसको आधा और पौधे की जो है सर्किल उसको आधा क्रॉस करती है। तो कुछ पौधे बिल्लियां हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ पौधे पशु हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ पौधे जो है चूँकि ये पशु हैं तो कुछ पौधे, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये पशु वाला हो गया है ना, और ये पौधा वाला हो गया। बड़ा वाला क्या हो गया, पौधा हो गया। छोटा वाला क्या हो गया, पशु हो गया। तो हम एक लाइन याद रखेंगे कि सभी पशु पौधे हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरी तरह से याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि कुछ पौधे पशु हैं, हाँ भैया ये सही है, तो तीसरा वाला टर्म भी सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि सभी पशु बिल्लियां हैं। देखो सभी, क्या सभी पशु बिल्लियां हैं, नहीं, कुछ बिल्लियां जो है पशु थीं, तो सभी पशु बिल्लियां नहीं होंगी। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारा पहला और चौथा गलत है, लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। उस ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे कि केवल ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 सही होते हैं,
ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि कोई 4 संख्या अतिरिक्त दी हुई है जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है। तो वही वो पूछ रहे हैं कि भैया इसमें से क्या हो जाएगा। अब देखिए कौन सा अलग है आपको वही दिखाना है। 46 है, इसमें क्या करोगे, अगर इसमें हम 19 जोड़ दें तो 19 जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। 65 में अगर हम 17 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, हम 82 पे आ जाएंगे। चलो भाई ठीक है। 54 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 73 पे। और 73 में अगर हम 17 जोड़ दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 90 पर। ये भी सेम हो गया। 21 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो 40 पे आ जाएंगे, और 40 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो हम 57 पे आ जाएंगे। तो तीनों बिल्कुल सेम है। 39 में अगर हम 19 जोड़ेंगे ना बाबू भैया तो हम 58 पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, 48, समझ रहे हो, 48 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FPHENIL का कोड 9 11 17 8 5 13 है और कॉलोनी का कोड 6 12 13 12 8 5 है। इसी कोड भाषा में कॉलोनेल का कोड क्या हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है। समझने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोड नहीं है कि हम ए को 1 माने, जेड को 26 माने, नहीं। अब हमें यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। पकड़ने का मतलब है जैसे कि कॉलोनल में देखो पहला वर्ड कौन सा है, सी है। तो सी हम कॉलोनी में देखेंगे, सी को क्या बोला गया है, 6 बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, 6 वाला टर्न पकड़ लें। अब देखो ABCD में सब जगह 6 दिया हुआ है, तो ठीक है। ओ को पकड़ेंगे, ओ में देखो कॉलोनी में ओ में 12 बोला गया है, तो यहाँ पर ओ को हम 12 लेंगे। अब देखो किसी 3 में सेट होगा। ठीक है ना। एल में देखो एल को 13 बोला गया है, एल को क्या बोला गया है, 13 बोला गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एल जहाँ 13 हो, देखो सी वाले में एकदम फिट आके बैठ गया भैया, एकदम चौचक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम आपको अगले सेशन में कराएंगे। ठीक है। तो अगर सेशन सही लगे ना तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना बाबू भैया। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।